हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट PYQs हैं 2019 से लेकर 2023 तक। मतलब जो दिसंबर 2022 का सेशन हुआ है आपका, इसमें जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बार बार पूछने का मतलब कि उनमें जो है ये समझ लीजिए कि शब्दावलियों का मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके शब्दों में हेरफेर हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो आप अगर इतने भी जो है क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी कम से कम 70% जो है रिसर्च की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 18 से 20 क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन है, तो हम लोग इन्हीं को सॉल्व करेंगे और उससे एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने किस तरह से हैं, किस किस तरह से आते हैं। ठीक है, बाकी भी चीज़ें मैं ऐसे ही करवाती रहूँगी और इसके पहले मैंने कई एक वीडियो ऐसे PYQs के दे दिए हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें जो भी चीज़ें मैं अभी इधर कवर करा रही हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो भी लोग नए देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने दे रखी हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की हैं, कम्युनिकेशन की हैं। और हाँ फ्रेंड्स, रिसर्च के इसके पहले भी आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा तो मैंने काफ़ी वीडियो दे रखी हैं, उनमें पूरी की पूरी थ्योरीज भी बता रखी है, साथ में PYQs 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी करा रखी है। ठीक है, तो आप लोग पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, रिसर्च, ये सारी चीज़ें वहाँ से कवर कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। मेरे कहने से आप एक बार वहाँ देख लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आप देखिएगा आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ये तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन पूछ आपसे साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक रिसर्च है, इसके जो है फीचर्स पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि वहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल वीडियो पूरी बना रखी है। रिसर्च में, रिसर्च की बहुत सारी वीडियोस हैं, क्योंकि उसी में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था स्ट्रेटजी में कि कुछ तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे बहुत डर रहे हैं कि हाँ नेट JRF कैसे करेंगे, कैसे होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं है दिक्कत, आप बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। तो मैंने जो भी वीडियो प्लेलिस्ट में दे रखी है आप उनको देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें दे रखा है क्लियर डिफाइंड वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स, फिर कह रहा है वेरीफिएबल हाइपोथेसिस, लिटिल और नो स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन और जस्टिफिकेशन और कंक्लूजन, और फिर ये कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की संक्षमता। तो पहले ये जानते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि साइंटिफिक थ्योरीज और हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह की रिसर्च में एक साइकिल मेंटेन रहता है, साइकिल में चक्र एक चलता रहता है। अब इसके जो है स्टेप्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, पहले आपने क्या हुआ, एक मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम का ढूंढा है ना, पहले हम क्या करेंगे, शोध समस्या को ढूंढते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, फिर आता है थर्ड स्टेप आपका आता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी और मेथड्स में फ़र्क है। ठीक है, मेथोडोलॉजी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जैसे कि अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, सैंपल एंड सैम्पलिंग, सिलेक्शन ऑफ स्टडी, कि किस किस तरीके का हम यूज़ करेंगे। मेथड्स क्या होता है कि इस प्रोसेस से आप आगे का जो है तरीके को, मतलब कौन सा ऐसा मेथड, कौन सी ऐसी विधि के द्वारा आगे के प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है मेथोडोलॉजी, मतलब कई चीज़ों का संग्रह है, और इसी में मतलब टूल्स वगैरह होते हैं, मटेरियल्स होता है, जो भी चीज़ें, सैंपल, सैम्पलिंग, कौन से टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के प्रोसेस को, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिकल जो है सांख्यिकी कौन सी विधि यूज़ होगी, ये सारी चीज़ें आपकी मेथोडोलॉजी में आती हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप होता है साइंटिफिक प्लान एंड ऑब्जर्वेशन, फिर पांचवा है कलेक्शन डाटा, उसके बाद डाटा को हमने कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद रिजल्ट होता है, रिजल्ट के बाद जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप थ्योरेटिकल वहाँ पर देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसमें जो है, इसमें कह रहा है कि विशेषताओं की पहचान करनी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि स्पष्ट रूप से परिभाषित चर और पद्धतियाँ। ठीक है, ये पहला हो जाएगा इसमें, है ना, तो ये होता है डिफाइंड वेरिएबल्स और प्रोसीजर्स को करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि लिटिल और नो स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि
यहाँ पर ये देखिए लिटिल और नो स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन, मतलब ये तो किसी में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा थर्ड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है एम्पिरिकली वेरीफाइबल हाइपोथेसिस, ठीक है, तो सत्यापनी परिकल्पनाएं एम्पिरिकली हम डिज़ाइन करते हैं। और उसके बाद है आपका यहाँ पर कह रहा है लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन, तो ये नहीं किया जाता है। और फिफ्थ है एबिलिटी टू रूल आउट राइवल हाइपोथेसिस, ठीक है, प्रतिस्पर्धी परिकल्पना, मतलब वहाँ पर जब हम परिकल्पनाओं को बनाते हैं ना तो उसमें नल हाइपोथेसिस और एक आपकी नॉर्मल हाइपोथेसिस होती है। तो इसी तरह से कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की सक्षमता, ठीक है। तो ये देखिए आपका जून 2020 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होगा आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। ये भी देखिए 2020 में ही पूछा गया था और इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, इसमें आता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन स्थापित किया जाता है। स्वतंत्र चर में हेरफेर, मतलब जो स्वतंत्र चर होता है यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है, मतलब जो भी रिसर्चर होता है स्वतंत्र चर में हेरफेर करके और इसके जो है स्वतंत्र चर के कारण ही डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा इसी का ही अध्ययन किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, मतलब कहने का मतलब है जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, वहाँ पर हेरफेर किया जा सकता है और इसी का प्रभाव जो आश्रित चर है, जो कि जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो आश्रित चर है, तो उसी के प्रभाव का अध्ययन करते हैं किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। केस स्टडी आपको पता है, हिस्टोरिकल मेथड पता ही है कि जो पास्ट की जो चीज़ें थी हिस्ट्री वगैरह में किया जाता है, ठीक है। एक्सपोज्ड फैक्टों में भी, मतलब जब घटना हो चुकी होती है उसके बाद इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड भी काफ़ी पूछा जाता है। ये इसलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि देखिए जो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। तो अब ये तो बताना मुश्किल है ना कि इस बार कौन सा टाइप्स पूछा जाएगा, इसलिए जो भी टाइप्स हैं वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि आप उनको देख लीजिए। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड इन एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है, ये भी एक क्या होता है, साइंटिफिक मेथड होता है। इसमें साइंटिफिक मेथड का ही प्रयोग होता है और इसमें रिजल्ट को सत्यापित किया जा सकता है। साइंटिफिक मेथड में क्या होगा कि सारे साइंटिफिक मतलब जो भी डेटाज होंगे वो खाली आपके क्वालिटी के आधार पे नहीं होंगे, क्वांटिटी के आधार पे होगा। इनको मेज़र किया जा सकता है, इनको फिर से इनको वेरीफाई किया जा सकता है, मतलब इनको सत्यापित किया जा सकता है, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड में आप देख लीजिए, आप ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ना। तो इस तरह से इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन देने का सोचा कि जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चौथा देखिए, चर जिसमें मानित चर के प्रभाव का मापन होता है, मतलब ए वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ एन मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज। तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, मानित चर के प्रभाव का मापन होता है, उसे निम्नलिखित से क्या संज्ञा दी जाती है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है इन यूजिंग द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। अब ये देखिए एक नाम दिया है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च, ये कुछ नहीं है, खाली आपको यहाँ पर ये मतलब थोड़ा भ्रमित करने के लिए इस तरह के टर्म्स दे दिए जाते हैं। तो ये साइंटिफिक तरीका ही है, इसमें और कोई रिसर्च नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ना तो पहले आपको ऑप्शन देखने हैं कि अगर रिसर्च के ही क्रम को पूछ रहा है तो सबसे पहले हम किसी भी रिसर्च में क्या करते हैं, सबसे पहले हम मतलब प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, है ना। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम के लिए आपको क्षेत्र का पता होना चाहिए। तो मतलब वैसे सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, तो मतलब आपको क्षेत्र पता ही होगा कि आप किस क्षेत्र में करना चाहते हैं। आप हिस्ट्री के क्षेत्र में करना चाहते हैं, आप अपने साइंस के क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो वो तो हो गया क्षेत्र। फिर यहाँ से आप प्रॉब्लम, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो क्या पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं
इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। फिर अब यहाँ पर बी में कह रहा है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद और अदर ऑप्शन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस तो पहले नहीं बनता है ना, पहले तो प्रॉब्लम बनाई जाती है, प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, तो हमारे ये ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कह रहा है, पहले ही स्टेप में हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गए, इनको एलिमिनेट कर देते हैं और आपका यही ऑप्शन ये वाला राइट होगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे और फिर अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, जैसे आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं, तो इसमें है हाइपोथेटिको और डिडक्टिव, ठीक है, ये 2 पार्ट हैं। तो यहाँ पर मतलब हुआ इसके जो 7 स्टेप्स होते हैं, इसमें यही होता है कि आइडेंटिफाई ए फिनोमेना, डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर हाइपोथेसिस को बनाया जाता है, डिटरमाइन मेजर्स, डेटा कलेक्शन होता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, जिसमें कि सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के ये 2 तरीके होते हैं, हाइपोथेटिको और डिडक्टिव, ठीक है। तो डिडक्टिव को हम साइंटिफिक वगैरह में ही यूज़ करते हैं, निगमनात्मक, ठीक है, इसको बोलते हैं निगमनात्मक, जहाँ पे नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट होता है। तो इस तरह यही सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई महाविद्यालय अध्यापक, एक कॉलेज टीचर एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा के सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ कीवर्ड्स देखिए, अपनी क्लास की बात कह रहा है, सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारने की बात कह रहा है। इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी। अब हमको देखिए यहाँ पर कौन सी शोध विधि होगी, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये आपको पता है कि ये लैब में होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, यहाँ पर वर्णनात्मक विधि है। हिस्टोरिकल मेथड, यहाँ पर इसमें क्लास की तो कोई बात ही नहीं होती है, और डिस्क्रिप्टिव मेथड ये भी क्लास के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है आपका एक्शन रिसर्च मेथड, ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च की बात जब भी होगी तो वो हमेशा कुछ क्लासरूम से संबंधित होगी, इंस्टीट्यूट से संबंधित होगी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इस तरह से कहीं पर भी सुधारात्मक कार्यक्रम से होती है, ठीक है। एक्शन रिसर्च मतलब हमेशा सुधारात्मक पहलुओं को ध्यान में रख के किया जाता है, और इसी तरह से एक्शन रिसर्च में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था आपका इसके स्टेप्स बताने के लिए, तो यहाँ पर आप एक फिगर देखिए, ये होता है, इसका चक्र होता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि जो कौन सा ऐसा रिसर्च है कि वो साइक्लिक प्रोसेस में होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च होता है जो कि एक चक्र के आधार पे होता है। तो इसके जो एक्शन रिसर्च के स्टेप्स हैं, यहाँ पे प्लान, ठीक है, प्लान, फिर एक्ट, ठीक है, एक्ट, ACT, प्लान हो गया, एक्ट हो गया, क्रियान्वयन जिसको बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व, और फिर होता है रिफ्लेक्ट, और यही टर्म्स आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे, ठीक है। इसलिए इस साइकिल को याद रखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, वैसे तो मैं कहूँगी आप इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि उसमें ऐसे ही दिया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके स्टेप्स होते हैं। इस तरह से एक्शन रिसर्च से ही कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनका आंसर एक ही रहता है। और देखिए, फिर एक और क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च का ही है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित, ठीक है, और चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है। देख रहे हैं, सारी कीवर्ड्स इसमें आ गए, है ना। तो ये कौन सा है, आपको तुरंत लगाना है, एक्शन रिसर्च, साइक्लिक प्रोसेस में होता है, और उसके बाद सुधारात्मक प्रकृति होती है, हस्तक्षेप आधारित होता है। तो यहाँ पर ये क्लासरूम की व्यवस्था में होता है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए, 8वां है, स्टेटमेंट के फॉर्म में है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। और हाँ, इस पर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी से भी क्वेश्चन आते हैं और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से भी आते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। ये कह रहा है कि वैधता के लिए विश्वसनीयता आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं। तो ये सही बात है, अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे सही है, ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है,
कि मूल्यांकन उपकरणों के लिए वैधता एक पूर्ण रूपेण आवश्यक या अनावश्यक अवधारणा न होकर एक अविच्छिन्नक की तरह पाई जाती है। तो ये भी सही है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती क्या है। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, विश्वसनीयता से क्या मतलब, जिसमें विश्वास हो, है ना। तो रिलायबिलिटी एक ही विधि के द्वारा बार बार एक ही परिणाम आने के बारे में है। जैसे कि हमने एक टेस्ट किया, उसका मान लीजिए रिजल्ट जो भी आया, उसके परिणाम आ गए, उसके बाद कुछ समय के बाद, मतलब हफ्ते भर के बाद या फिर से 15 दिन के बाद, जैसे भी आप फिर से उस टेस्ट को करते हैं, कितने भी समय अंतराल के बाद बार बार उसको रिपीट करते हैं और हर बार परिणाम वही आता है। तो क्या हुआ कि रिजल्ट जो भी है वो कंसिस्टेंट है, लगातार स्थिर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे विश्वसनीयता मतलब पाई जाती है। और वैलिडिटी का मतलब होता है, वैधता इस बात के लिए होती है कि किसी विधि द्वारा परिणाम कितना एक्यूरेट आया है। ठीक है, वैधता से मतलब हुआ कि इस टेस्ट को, मतलब जिससे हमने टेस्ट किया, ये टेस्ट कितना एक्यूरेट है, जो कि परिणाम जो हमारा आ रहा है बहुत ही रिलायबल है। ठीक है, तो वैधता होती है कि कौन सा जो है ऐसा, वैधता एक परीक्षण की विश्वसनीयता का समर्थन करती है। ठीक है, तो मतलब हुआ कि विश्वसनीयता एक अच्छे उपकरण का महत्वपूर्ण मानदंड है और विश्वसनीय परीक्षण हमेशा क्या होगा, एक स्थिर होगा, भरोसेमंद होगा, सटीक और कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और इसके बारे में एक स्टेटमेंट और होता है कि वैधता एक परीक्षण की विश्वसनीयता का समर्थन करती है। मतलब कि जो भी हम परीक्षण कर रहे हैं वो उस जो भी परीक्षण है, मतलब उसके लिए हम जो भी उपकरण यूज़ कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, कितना वैध है ना। तो वैधता एक परीक्षण की विश्वसनीयता का समर्थन करती है। यदि एक परीक्षण वैध है तो ये विश्वसनीय भी होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहा है तो मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो भी विश्वसनीय होना चाहिए। लेकिन एक विश्वसनीय परीक्षण मान्य हो भी सकता है और नहीं भी। ये पूरी बातों को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे एक अलार्म घड़ी है आपके घर में, और आप अलार्म तो 6:30 बजे का लगाते हैं, लेकिन वो हर सुबह 7 बजे बजती है। ठीक है, वो 6:30 पे ना बज के 7 बजे बजती है और हर दिन वही होता है। तो मतलब बहुत विश्वसनीय है, क्योंकि हर दिन वो एक ही समय पर बज रही है ना। तो ये विश्वसनीय तो है लेकिन वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ये जो भी हमने डिज़ायर टाइम लगा रखा है 6:30 बजे, वो उस समय पे ना बज के उसके बाद बज रही है, इसलिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वैधता रिसर्च में अगर हम बात करें तो अनुसंधान की वास्तविकता के बारे में है। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो भी वैलिडिटी है वो अनुसंधान की वास्तविकता के बारे में। क्योंकि वास्तविकता से मतलब, क्योंकि रिसर्च में हम जो भी टूल्स, जो भी टेक्निक्स, जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं वो कितने रियल हैं, कितने रियल लाइफ को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पर वास्तविकता से ये मतलब है। और विश्वसनीयता परिणामों का रिपीटिशन है। ठीक है, मतलब जब हमारा एक रिज़ल्ट आ गया, कोई भी हमने रिसर्च की, एक रिज़ल्ट आ गया और फिर से मान लीजिए कोई दूसरा जो है रिसर्चर है और फिर से उसको वेरीफाई करना चाहता है और फिर से वही रिज़ल्ट आता है, तो इसका मतलब कि विश्वसनीय है, जो भी परिणाम आया है वो विश्वसनीय है। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही हैं। आई होप आपको विश्वसनीयता और वैधता के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से हमेशा ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है, द रिसर्च इज कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमेना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कह रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वालिटेटिव की बात कर रहा है या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, गुणों के आधार पे होता है, और यहाँ पर क्वालिटेटिव मेथड्स के यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप हो गया, ऑब्जर्वेशन, इस तरह से, है ना। आप वहाँ पर ऑब्जर्व करके चीज़ों को, उसके बारे में व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको संख्यात्मक आंकड़े नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हम क्या है, सैंपल साइज छोटा लेते हैं, यहाँ पर छोटा होता है। सांख्यिकी डाटा को नहीं माना जाता है, यहाँ पर व्याख्या की जाती है, व्याख्या में विश्वास होता है। ठीक है, और आगमनात्मक तर्क होता है। आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव,
क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व करते हैं मतलब एक पैटर्न बनता है, उसको हम देखते हैं, उसके बाद उसकी थ्योरी बनती है और फिर जाके उसको अप्लाई करते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो डिस्क्रिप्टिव आएगा रेदर देन प्रेडिक्टिव। तो मतलब यहाँ पे क्योंकि सारी चीज़ें वर्णन के आधार पे हो रही हैं, अवलोकन के आधार पे हो रही हैं, तो इस तरह से जो भी रिजल्ट आएगा वो भी वर्णनात्मक आएगा, ना कि एक संख्यात्मक रूप में आएगा। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ फीचर्स होते हैं, इसके आधार पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें होंगे। तो सामाजिक घटनाओं के संबंध में होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ए ऑप्शन कहाँ पर है, तो आप बाकी एलिमिनेट करिए, यहाँ पर इसको एलिमिनेट करिए और यहाँ पर डी ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बी में कह रहा है चरों के मध्य संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है और मापित संबंधी सामाजिक तथ्यों में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है। तो ये नहीं होता है। ठीक है, चरों के मध्य कोई संबंध, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स को नहीं मेजर कर रहे हैं, तो ये भी हटाइए। और उसके बाद है ये वास्तविक परिदृश्य में संचालित होता है, आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है, शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हुआ। उसके बाद है प्रक्रिया से संबंधित है, ना कि परिणामों या उत्पादों मात्र से। तो प्रक्रिया से संबंधित होता है क्योंकि जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमको डायरेक्ट, मतलब हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि जो हम जनरलाइज कर पाए, है ना, किसी क्वांटिटी के आधार पर नहीं मिल रहा है, एक जो है क्वालिटी के, मतलब क्वालिटी के आधार पे मिल रहा है, उससे हम उसको क्या है किसी और समूह पे हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पर ये सही है। ठीक है, तो बस इसमें खाली 3 ही ऑप्शन आपको देने हैं, तो यहाँ पर ए, सी एंड डी, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है किस प्रणाली का उपयोग यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में करते हैं। तो इसका हम इसमें यूज़ करते हैं एथनोग्राफिक मेथड का। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, सांस्कृतिक और जैविक रूप से मानव स्थिति को समझने पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की यहाँ पर अवलोकन किया जाता है और प्रेजेंट और पास्ट के लोगों का अध्ययन होता है। तो उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मतलब ऑब्जर्वेशन के द्वारा, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन से मतलब है जो भी रिसर्चर है वो रिसर्च करेगा तो उस ग्रुप में सम्मिलित होकर वहाँ के रीति रिवाज, कस्टम्स और जो भी उनके कल्चरल हैं उनको समझने की कोशिश करता है। तो इस तरह से पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन के द्वारा एक संस्कृति या समाज की उसकी रिकॉर्डिंग करता है, व्याख्या के रूप में वहाँ पे वो परिभाषित करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में यही चीज़ें होती हैं और इसके लिए एथनोग्राफिक मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको याद करिएगा। और देखिए यहाँ पर फिर है आइडेंटिफाई दो स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर से क्वालिटेटिव, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वालिटेटिव से ही आते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन होंगे। यहाँ पर देखिए रिसर्चर टेंड टू एनालाइज देयर डेटा इंडक्टिवली, क्योंकि हाँ आप ये याद रखिएगा कि जहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ होगा वहाँ पे इंडक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल सही बात है, ए होगा इसका ऑप्शन। अब जहाँ जहाँ पर ए है तो ये वाला तो आप इसको एलिमिनेट करिए। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए। मुख्य शोध परिकल्पना शून्य परिकल्पना के माध्यम से परिचित होती है, ये नहीं है। उसके बाद डेटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड और पिक्चर, हाँ ये सही है। यहाँ पर वर्ड के माध्यम से मतलब शब्दों के माध्यम से यहाँ पे व्याख्या की जाती है। उसके बाद है वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा उन डेटास को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब ऑप्शन सही हैं, ए, सी एंड डी आपका ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव। उसके बाद नेक्स्ट है अब क्वांटिटेटिव रिसर्च का पूछा गया है। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स आर गिवन प्रेफरेंस। अब देखिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से सवाल बनते ही बनते हैं, इसके साथ ही प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग से भी बनते हैं। अब इसमें आपको सैम्पलिंग की टेक्निक्स दी हुई हैं, मतलब टाइप्स दिए हुए हैं। कौन सी सैम्पलिंग आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती है, तो क्वांटिटेटिव में आपकी आती है प्रोबेबल। प्रोबेबल सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इसमें मतलब जो भी हम सैंपल लेते हैं, मतलब पॉपुलेशन से जो भी सैंपल हम ले रहे हैं उसमें सभी के जो भी सदस्य हम ले रहे हैं सभी के चुने जाने की संभावना बराबर रहती है ना, प्रोबेबल में। नॉन प्रोबेबल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर रिसर्चर अपनी इच्छा से मतलब उसमें
थोड़ा सा वो कर सकता है, हेर फेर कर सकता है, बायस्ड हो सकता है, पक्षपात कर सकता है, लेकिन प्रोबेबल में ऐसा नहीं होता है। अब प्रोबेबल सैम्पलिंग में जब आपको पता होगा, और ये चीज़ आपको पता है कि क्वांटिटेटिव में क्या है, प्रोबेबल सैम्पलिंग होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत ही प्रोबेबल सैम्पलिंग होती है। तो प्रोबेबल सैम्पलिंग में आपको अब ये पता होने चाहिए टाइप्स। तो देखिए ये किस तरह से 3 स्तरों में प्रश्न बन गया है ना, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फिर प्रोबेबल, नॉन प्रोबेबल, और उसके अंदर भी आपको इस तरह से रिसर्च के टाइप्स, मतलब सैम्पलिंग के ये टाइप्स पता होने चाहिए, है ना। तो अब प्रोबेबल में आपके देखिए सिंपल रैंडम होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम होती है, सिस्टमैटिक और एरिया और क्लस्टर, ठीक है। इसी को मल्टी स्टेज भी कई बार कह देते हैं। तो इस तरह से 4 तरह की हो गई हैं आपको। अब प्रोबेबल में आप ये 4 याद रखिएगा, कौन कौन सी, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और एरिया और क्लस्टर, ठीक है। तो अब ये सारी प्रोबेबल में हो गई 4। उसके अलावा अब आप जो भी बचेंगी वो सब किस में होंगी, नॉन प्रोबेबल में। एक्सीडेंटल हो गई, कोटा हो गई, स्नोबॉल हो गई, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा का यूज़ करते हैं और इसमें एक बड़े सैंपल पॉपुलेशन, मतलब एक बड़ा सैंपल होता है। क्वांटिटेटिव में हम बड़ा सैंपल को यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव में क्या था कि छोटे सैंपल पे अप्लाई करते थे। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन सी ऐसी वो हैं, टाइप्स हैं जिसमें कि हम क्वांटिटेटिव को यूज़ करेंगे। तो प्रोबेबल में मैंने जैसे आपको बताया, तो सिंपल रैंडम हो गई, और उसके बाद आपकी हो गई स्ट्रेटिफाइड हो गई, कोटा और स्नोबॉल तो उसमें है, और सिस्टमैटिक, ठीक है। तो आपकी ये हो जाएगी A, B एंड E, ठीक। तो ये हो गया आपका। ऐसे प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग का एक वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लेंगे। सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केस स्टडी की विशेषताएं कौन सी हैं। केस स्टडी आप सभी को पता है, तो ये क्या होती है, ये प्रशंसात्मक है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलरिस्टिक है। मतलब केस स्टडी हमेशा हम क्या करते हैं, किसी एक मतलब एक व्यक्ति किया जा सकता है, एक फैमिली के ऊपर कर सकते हैं, किसी की मतलब बीमारी पे कर सकते हैं, मतलब एक कोई भी व्यक्ति होगा, समुदाय हो सकता है, कोई भी परिवार हो सकता है, इस तरह से कोई एक सिंगल यूनिट होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इट इज़ पर्टिकुलरिस्टिक, ये बिल्कुल सही बात है। फिर इट इज़ डिस्क्रिप्टिव होती है, और उसके बाद फिर इट इज़ इंडक्टिव, मैकेनिकल तो नहीं होगी, है ना। तो ये हमने काट दिया। अब ये आपके ऑप्शन देखिए B, C एंड D, तो ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जहाँ पर भी आपका मतलब इस तरह से मेथड यूज़ होगा, इंडक्टिव और डिडक्टिव में आप कैसे मतभेद करेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए, जब आप क्या है ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इंडक्टिव होगी, ठीक है। और डिडक्टिव मैंने आपको हमेशा बताया जहाँ नियमों की बात होती है, मतलब कोई एक नियम बताया, उसके आधार पे आपको चीज़ें करनी है, वहाँ डिडक्टिव। तो आगमनात्मक और निगमनात्मक, तो निगमनात्मक हमेशा नियम से याद रखिएगा, ठीक है, डिडक्टिव। अब देखिए ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक तो किया नहीं होगा, तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। एक एक पॉइंट बहुत सोच के बनाना पड़ता है कि किस तरह से आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, एक ही वीडियो में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं, मेरी ये कोशिश रहती है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, लाइक करने वालों की संख्या काफ़ी कम रहती है। देखिए यहाँ पर है प्रश्नावली से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्नावली तैयार करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए पर्पज़ होना चाहिए, पर्पज़ ऑफ रिसर्च, उसके बाद प्रश्नों की संक्षिप्तता होनी चाहिए, और प्रमुख प्रश्नों से बचना होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो विस्तृत सूचना वाला तो ये तो नहीं होना चाहिए, और उसके बाद डबल मीनिंग भी प्रश्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन A, B एंड C, क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्रश्न सही उसकी सिंपल लैंग्वेज होगी, समझ में आने वाले होंगे, द्विअर्थी ना होंगे, तो वो जो है प्रश्नावली अच्छी होती है, ठीक है। आगे देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू, अन्वेषणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि प्रारंभिक जानकारी एकत्र की जाती है, यहाँ पर अध्ययन की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, किसी सामाजिक घटना के जो भी पीछे मतलब किसी सामाजिक घटना के पीछे जो भी छिपे हुए कारण होते हैं, इनका पता लगाया जाता है। तो इस तरह से क्या है, ग्राउंड लेवल पर ये मतलब बेस लेवल पे होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, गैदर, प्राथमिक जानकारी एकत्र करना, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जहाँ पर प्राइमरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होती हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च आप सभी को पता है कि यहाँ पर व्याख्या की जाती है, और प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत 2 तरीके के होते हैं, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस मतलब जो सीमाएं, मतलब जो उसके
एडवांटेजेस की ओर नहीं इशारा करती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सीमाओं से वो बंध जाता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि समय ज़्यादा लगता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, फिर व्याख्या मतलब आंकड़ों के आधार पे नहीं मिलते हैं, यहाँ पर व्याख्या के आधार पे मिलती हैं चीज़ें, है ना, उनका चीज़ एक्यूरेट नहीं पता लगता है और इसको फिर से वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, मतलब कि जो भी आंकड़े हैं कितने सटीक मिल रहे हैं इसका हम नहीं कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, फिर से इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है ना। और इसको इसीलिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तथ्यों पे आधारित होता है, कोई न्यूमेरिक डाटा नहीं मिलता है, इस वजह से हम इसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो सीमाबंधन क्या हुआ, इसका लिमिटेशन क्या हो गई, इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ पर मैचिंग के लिए है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। अब जब तक ये 4 चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। यहाँ पर रिसर्च टर्म्स दिए हुए हैं, की टर्म्स हैं और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम आप सभी को पता है शोध प्रश्न से संबंधित है। अब तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा ऐसे ऑप्शन है, तो शोध प्रश्न, ठीक है, जिसका उत्तर दिया जा सके, तो ए 4th से संबंधित हुआ। उसके बाद रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या होता है, परिकल्पना हम बनाते हैं किसी शोध प्रश्न का अंतिम समाधान या उत्तर, मतलब वो एक्यूरेट नहीं होता है लेकिन एक हम लगभग, ठीक है, एक संभावना के आधार पे चीज़ों को यहाँ पर हम परिकल्पना बनाते हैं, तो ये इसका परिकल्पना इससे संबंधित हो गया। फिर सैंपल ऑफ स्टडी, सैंपल हम बनाते हैं, तो प्रतिदर्श क्या होता है, एक सबसेट ड्रॉन फ्रॉम ए डिफाइंड सेट और एग्रीगेट, है ना, एक किसी बड़े समूह से हम छोटे को निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका। और उसके बाद उपकरण, रिसर्च टूल क्या होता है, प्रविधियाँ जिनका प्रयोग आंकड़े एकत्रित करने के लिए करते हैं, तो ये आपका फर्स्ट से संबंधित हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ही टफ हों, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन ट्रायंगुलेशन से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है इन रिसर्च द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड स्टडी ग्रुप लोकल एंड टेम्पोरल सेटिंग एंड डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन डीलिंग विद द फिनोमिना इज कॉल्ड, मतलब फिनोमिना एक है लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड है, स्टडी ग्रुप्स है, और यहाँ पर क्या होता है कि मतलब कई तरह की मल्टीपल थ्योरीज हैं, डेटा सोर्स हैं, मेथड्स हैं, स्टडी है, तो यहाँ कौन सी इसके अस्थायी विन्यासों के संयोजन को क्या कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगुलेशन मेथड में कई तरह की थ्योरीज और 2 या 2 से अधिक जो है इस तरह से उनके वेरिएबल्स जो होते हैं 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, थ्योरीज हो सकती हैं, डेटा सोर्स हो सकते हैं, और स्टडी ऑफ सिंगल फिनोमेना के लिए, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसके मतलब किसके आधार पर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट मेथड, स्टडी ग्रुप्स, ठीक है, सेटिंग्स डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें जब एक कंबाइंड इसमें आ जाती हैं तो यही होता है ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो बहुत कम लोगों तक वीडियो पहुंचती है। और अगली वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए, सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।